अस्सलाम वालेकुम। आज हम मई जून 2022 का पेपर 2 वेरिएंट 1 करने लगे हैं। कोड है 4024। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इन 2020 द रनिंग कॉस्ट फॉर फ्रेडरिक्स कार वाज $52,000. 28% ऑफ द रनिंग कॉस्ट was spent on insurance. 3/25 of the running cost was spent on maintenance. $740 of the running cost was spent on tax. The remainder of the running cost was spent on petrol. Calculate the amount Frederick spent on petrol. So 28% means 28/100 into 5200. तो ये आपका बन जाता है 1456. फिर 3 out of 25 of the running cost was spent on maintenance. So 3 out of 25 of 5200. तो ये आप सॉल्व कर लें तो ये आपका 624 बन जाएगा। फिर टैक्स का जो है वो $740 है। अब इन सबको ऐड करें, ये आपका बन जाता है $2820। तो पेट्रोल पे जो है वो रिमाइंडर है, तो आपने 5200 में से ये टोटल माइनस कर देना है। तो दैट इज़ $2380। नेक्स्ट पार्ट में in 2021 the tax increased by 1.5%. Calculate the tax in 2021. तो इंक्रीज़ का मतलब है 100 में आपने 1.5 को ऐड कर लेना है, तो ये 101.5% हो गया। तो अब इसका आप कैलकुलेट कर लें 101.5 ओवर 100 टाइम्स जो वैल्यू थी 740। तो इस कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाती है 751.1। बी पार्ट में पार्ट 1 में इन जनवरी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज़ $2.2 पर लीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 38.7 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 38.7 टाइम्स 2.2 करें, ये हो गया 85.14। अब आपने यही आंसर स्पेस में लिख देना। सेकंड पार्ट में एवरेज अमाउंट ऑफ पेट्रोल फ्रेडरिक्स कार यूजेस is 7 liter per 100 kilometer. In January, he spends $215.6 on petrol. Calculate the number of kilometer he drives in January. तो 2.2 times 7 कर लें, तो ये आ गया आपका 15.4। अब 215.60 को डिवाइड कर लें इस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ किलोमीटर आ जाएगा 14 kilometer. In February, the cost of petrol increases to $2.24 per liter. Calculate the percentage increase in the cost of petrol from January to February. तो इंक्रीज़ आ रहा है तो इसका डिफरेंस निकाल लें आप। तो 2.24 माइनस 2.2, तो डिफरेंस आपका 0.04 हो गया। तो ये वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो कि 2.2 है टाइम्स 100, तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा 1.81। क्वेश्चन नंबर 2 में हेयर आर द फर्स्ट 4 पैटर्न इन अ सीक्वेंस मेड यूजिंग ग्रे टाइल्स एंड वाइट टाइल्स। पैटर्न 1 2 3 4 दिया हुआ है, फिर ये टेबल में उसने दिया हुआ है कि आप इसको कंप्लीट करें। नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स 4th और 5th पैटर्न में क्या होंगे, तो 6 से 10 का डिफरेंस 4 है, 10 से 14 4 है, तो इसी तरह 14 में 4 ऐड कर लें 18, और 18 में 4 ऐड कर लें 22। अच्छा, नंबर ऑफ वाइट टाइल्स, तो 8 माइनस 2 करें, डिफरेंस आता है 6। 18 माइनस 8 करें 10, तो यानी 4 का फ़र्क पड़ा है। तो अब 32 बनेगा, क्योंकि 10 में 4 ऐड करें, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, तो यानी 18 में 14 ऐड करना 32 आएगा। अच्छा, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 बनता है,
तो यानी 32 प्लस 18 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये इस तरह फिल हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ टाइल्स में आप देखें कि ये वर्टिकली ऐड हो रहा है। 6 + 2 8, 10 + 8 18, 14 + 18 32। तो आप 18 + 32 करें 50 आएगा। इसी तरह 22 + 50 करें तो 72 आ जाएगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स इन पैटर्न n। तो ग्रे टाइल्स का लिख लें, ये फर्स्ट टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म। डिफरेंस देखें, 10 - 4, 14 - 10, 18 - 14, 22 - 4। तो जिस सीक्वेंस का पहला डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए वो लीनियर सीक्वेंस होता है और उसको हम a + n - 1 टाइम्स t, इससे हम इसका एंगस्ट्रॉम फार्मूला बनाते हैं। a होता है वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म और d होता है कांस्टेंट डिफरेंस। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 6 और डिफरेंस आपके पास है 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6 + 4n - 4, जो कि 6 - 4 = 2 + 4n। तो ये एंगस्ट्रॉम फार्मूला आपका बन गया। इसको आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसमें डाल के n की जगह, और उसको सॉल्व करें और फिर देख लें उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। पैटर्न k हैज़ 98 ग्रे टाइल्स, फाइंड द k, फाइंड k। अच्छा, तो अब आप 2n + 4, 2 + 4n तो आपने निकाला हुआ है, तो इसको = 98 कर लें। तो इसको n की जगह k लिख दें। अब k की वैल्यू निकाल लें, 9/4, 96/4, which is 24. D part में find an expression in terms of n for the number of white tiles in pattern n। तो white tiles का ये पैटर्न लिख लें, डिफरेंस। अब ये डिफरेंस एक जैसा नहीं, फिर डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, यानी इसको हम लिखेंगे an² + bn + c। सबसे पहले a ढूंढेंगे, दूसरे नंबर पे हम इसका c ढूंढेंगे, फिर तीसरे नंबर पे इसका b ढूंढेंगे। तो a कैसे ढूंढेंगे, a = ½ ऑफ सेकेंड कांस्टेंट डिफरेंस। ये जो सेकंड कांस्टेंट डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है 4 4 4, इसका हाफ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी उसका हाफ यूज़ करेंगे, वो a होगा। तो 4 का हाफ 2 होता है, तो a की जगह 2 लिख देते हैं। c होता है वैल्यू ऑफ 0th टर्म। अब 0th टर्म आप कैसे निकालेंगे, पहले आप a लिख लें 2, तो ये हो जाएगा 2n² + bn + c। 0th टर्म निकालने के लिए सीक्वेंस को रिवर्स पढ़ें, जैसे 18 - 10, 8 आया, फिर 8 - 6, 2 आया, तो 2 माइनस क्या करें, 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 मिनट में नीचे कर लूँ थोड़ा सा, तो 6 - 4 करें, 2 आ गया। अब 2 - 2 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो गई 0। तो आपके पास 2n² + bn + 0। तो अब 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप इरेज कर दें। तो आपके पास बच गया 2n² + bn। अब b निकालने के लिए n की जगह 1 लिखें हमेशा। वो अब जब 1 लिखा तो 1 की फर्स्ट टर्म हो गई ना ये, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू उसके नीचे लिखी है 2, तो = 2 कर दें। अगर आप n की जगह 2 लिखते तो सेकंड टर्म की वैल्यू 8 है, उसके नीचे लिखी है, तो फिर = 8 करते। तो 1 इसलिए कह रहा हूँ कि 1 को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। अब ये बन जाएगा 2 + b = 2, तो यहाँ से b = 2 - 2 विच इज़ 0। तो b भी 0 हो गया, तो यानी b की जगह अगर मैं 0 लिखूँ, 0 × n 0 हो जाएगा। तो आपके पास
खाली 2n² बच जाएगा। इसको अब आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें n की वैल्यू डालें। देखें, अगर फर्स्ट के लिए मैं 4 डालता हूँ तो 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 32, तो फोर्थ टर्म के नीचे देखें 32 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2n² आपका nth टर्म फार्मूला बिल्कुल ठीक बन गया। तो ये आप लिख सकते हैं आंसर स्पेस में 2n²। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइल इन पैटर्न 20। पैटर्न 20, तो हमने जब ये टोटल नंबर ऑफ टाइल्स किया था तो हमने ग्रे टाइल्स और वाइट टाइल्स की ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकाले थे। जैसे 6 + 2 किया था 8, 10 + 8 18। तो हम क्या करेंगे, ग्रे टाइल्स का जो nth टर्म फार्मूला निकाला है और वाइट टाइल्स का nth टर्म का फार्मूला, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 4n + 2n²। अब इसको पैटर्न 20 है तो n की जगह 20 लिख देते हैं और इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। तो 882 टाइल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ग्राफ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंथ ऑफ फैब्रिक्स है मीटर्स में और कॉस्ट ऑफ फैब्रिक्स एट इन डॉलर्स वर्टिकल एक्सिस पे। यूज़ अ ग्राफ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग 3.8 मीटर ऑफ फैब्रिक्स। तो ये 3.8 ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। एक डिजिट जो है ना वो एक डेसिमल प्लेस मेंशन कर रही है, तो यहाँ से ग्राफ पे गए, वहाँ से वर्टिकल एक्सिस रीड कर ली, वो भी एक डिजिट एक 1 को कर रहा है, यानी 20 21 22 इस तरह। तो ये 25 26 27 28 ये वैल्यू 28 बनती है, तो इसका आंसर 28 बनेगा। Samira buys K meter of fabric. She pays with the $20 note and receives $1.5 change. तो यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो आप 20 में से 1.5 को माइनस करें, 18.5। अब वहाँ ग्राफ पे जाएं, 18.5 देखिए कहाँ बनता है, ये जगह 18.5 की है। यहाँ से आप ग्राफ को हिट करें और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रीडिंग ले लें, तो ये बन जाती है 2.5 और ये K की वैल्यू है। Anita cuts 10 meters of fabrics into 3 lengths to make a blouse, a skirt and a dress. The lengths of fabrics needed to make the blouse, the skirt and the dress are in the ratio 6:8:11. Find the length of the fabric that is cut to make the dress. तो आप तीनों रेशियोज को ऐड कर लें, तो ये बन जाती है आपकी 25। अब ड्रेस की 11, तो 11 ओवर टोटल रेशो 25 इंटू 10 मीटर्स का फैब्रिक्स यूज़ हो रहा है, तो ये आपका 4.4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फैब्रिक्स इज 8.8125 मीटर स्क्वायर। द विड्थ ऑफ द पीस ऑफ द फैब्रिक इज 2.3 मीटर्स, correct to the nearest 0.1 meter. The length of the piece of fabric is d meters, correct to the nearest 0.1 meters. Find the value of d. तो correct to the nearest value के बाद एग्जामिनर कोई वैल्यू लिखता है तो उसको हमेशा डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 0.05। इसका प्लस माइनस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने करना कैसे है, ये अपर बाउंड ऑफ एरिया उसे दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया की जगह उसकी वैल्यू लिख दें जो उसने, पहले आप एल को सब्जेक्ट कर लें क्योंकि एल का अपर बाउंड ही निकालना है। तो एरिया की तो हो गई ऑलरेडी उसे दी हुई अपर बाउंड, और विड्थ की आप कर लें अपर बाउंड। अच्छा, लेंथ की अपर बाउंड है डी प्लस 0.05, ये हमने ऐड करना है। तो 8.8125 डिवाइड बाय, और विड्थ है 2.3, इसमें प्लस कर लें 0.05, तो 2.35। तो इसे आपने डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 3.75। अब डी को सब्जेक्ट करें तो ये आपको डी की वैल्यू आ गई।
Question number 4a में cuboid has dimension x centimeter by x centimeter by 10 centimeter. The volume of cuboid is 62.5 cubic centimeter. Find the value of x. तो volume is equal to length into width into height होता है. तो वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू लिखें, लेंथ x, विड्थ x, हाइट 10. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 6.25. तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 निकालें तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 2.5. पार्ट बी में ये डायग्राम है और पीस ऑफ कार्ड AOB is a sector of a circle center row with angle 84 and radius 15. Show that the arc length of the sector is 7 pi. तो arc length theta over 360 into 2 pi r होता है. तो 84 over 360 into 2 pi और radius 15. पाई को आपने डेसिमल में नहीं लिखना. इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है 7 pi और दिस इज शोन. Second part में O is joined to OB to form a curved surface of a cone. Calculate the radius of the cone. तो ये जो है सरकमफ्रेंस बन जाएगी आर्क लेंथ जो है और बेस बन जाएगी ना कोन की. सरकमफ्रेंस 7 पाई है, रेडियस r है और जो उसकी स्लांट हाइट है वो उसका उस सेक्टर का रेडियस था. तो यहाँ से रेडियस हम निकाल सकते हैं. तो रेडियस इज 3.5. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन. अच्छा दोबारा बना लें. ये स्लांट हाइट 15 है. वो जो आर्क वो सेक्टर दिया होता हाइट ही h हो गई. पैथागोरस थ्योरम से ये हाइट निकल आएगी 14.58. An empty barrel in the shape of a cylinder has radius 20 centimeter, height 80 centimeter. The barrel is filled with water at a rate of 5500 cubic centimeter per minute. Calculate the time taken to completely fill the barrel. Give your answer in minutes and seconds, correct to the nearest seconds. Volume होता है पाई r square h. तो रेडियस 20 है, हाइट 80 है. ये आपका आ गया वॉल्यूम. अब वॉल्यूम को आप डिवाइड कर लें 5500 क्यूबिक सेंटीमीटर से तो ये आपका आ जाएगा 18.26. तो 18 मिनट्स पूरे हो गए. 0.26 को सेकंड्स में हमने करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16.14 और नियरेस्ट सेकंड में 16 लिखेंगे. तो आंसर 16 मिनट 16 सेकंड. क्वेश्चन नंबर 5a में y इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3. तो ये टेबल को कंप्लीट करते हैं. तो x की जगह -3 लिखें तो y आ जाएगा कैलकुलेट करने से जो कि आपका -12 है. अब x में -3 y में -12 फिर x में -2 y में 3. तो x में -3 y में -12. तो ये एक एक डिजिट जो है ये 5 एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो -12 आपका बनता है यहाँ पर. ये मैंने ब्लू में लिख दिया. फिर -2 पे आपका बन रहा था ये 3 और -1 पे 6. -1 पे आपका 6 चला गया यहाँ पे. फिर आपका 0 पे 3 है 1 पे 0 है. ये मैं ब्लू डॉट से बना रहा हूँ और इसी तरह ये कंप्लीट कर लिया. तो इसको मिला लें आप स्मूथ कर्व से. तो ग्राफ बन गया आपका स्केच. By drawing a suitable line on your graph, find the solution of equation this x cube minus 4x minus 2. अच्छा इसको कंपेयर करें ग्राफ की इक्वेशन से.
तो ग्राफ की इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। तो इसको आप लिख लें साइड बाय साइड, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3 ये y के साथ है, और वो है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2, तो मैंने थोड़ा सा गैप दिया, इज इक्वल टू 0। तो इस कंपेयर करें तो पहले दो तो बिल्कुल एक जैसे हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x। मेन ग्राफ की इक्वेशन में प्लस 3 आपके, इसमें माइनस 2 है, तो माइनस 2 को प्लस 3 बनाना है, तो इसमें प्लस 5 ऐड करते हैं, तो इज इक्वल टू के उधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 पे आपने एक लाइन ड्रा करनी है। अब ये लाइन जहाँ जहाँ से x को, इस ग्राफ को कट करिए, उसके x कोऑर्डिनेट रीड करने हैं। ये पहली जगह पे ये यहाँ पे आपकी वैल्यू बन रही है -1 -1.5। दूसरा इस जगह से ये कट कर रही है, तो ये -0.65। तीसरा यहाँ से कट कर रही है, ये आ जाता है 2.2 पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आपका आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछ रहे हैं, द फील्ड हैज a straight path from D to midpoint of AB। ओके, midpoint of AB, आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी इसको रूलर से मेजर करके मिडल में पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर से भी मिड पॉइंट निकल आता है। तो इसका मिड पॉइंट आ गया आपका ये ब्लू डॉट, इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ, ये पाथ आ गया आपका। तो इसका एंगल वो पूछ रहा है, ड्रा द पाथ एंड मेजर द एंगल द पाथ मेक्स विद डी सी। तो वो डी प्रोटेक्टर रख के ये तकरीबन 46 डिग्री निकल रहा है, इसको प्रोटेक्टर से आपने मेजर करना है। तो ग्रास इज़ टू बी planted on an area of the field. The area to be planted is to be less than 325 meter from B। तो ये 325 डिवाइडेड बाय 50 करें पहले, ताकि आपको सेंटीमीटर मिल जाए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 50 मीटर था, उन्होंने दिया हुआ स्केल। तो ये आ गया 6.5। आपने कंपस पे 6.5 खोल के आपने बी पे कंपस रख के आर्क लगा देनी है। अच्छा, उसने कहा है लेस देन। अच्छा, ये बहुत एग्ज़ाम के टीचर्स इस पॉइंट को पॉइंट आउट करते भी नहीं हैं, और इसके टोटल मार्क्स में से एग्ज़ामिनर जो है ना, वो मार्क्स लूज़ करता है, डिडक्ट कर लेता है स्टूडेंट्स के, जो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, बिल्कुल ख्याल नहीं करते। जब वो कह रहे लेस देन इतने मीटर फ्रॉम बी, तो ये जो आर्क लगाई है इट शुड बी डॉटेड। इसको आपने बहुत अहमियत देनी है इस बात को, तो इसको आपने डॉटेड कर देना है। अगर ये कहता है इट्स अप टू इतने मीटर फ्रॉम बी, तो फिर ये सॉलिड रहनी थी। तो ये सारी आपने डॉटेड लाजमी करनी है इस स्टेटमेंट की वजह से। फिर नियरर टू सी बी देन सी डी, सी बी और सी डी, तो ये एंगल बाय सेक्टर बनता है। तो आपने सी पे रख के कंपस को ओपन करें और एक आर्क लगा लें, फिर इस आर्क को इतना ही खुला रखें जितनी पे ये कंपस आपने आर्क लगाई थी, फिर एक एंड पे रख के बीच में एक आर्क लगाएं, और दूसरे एंड पे रख के फिर इस आर्क को कट करें, और रूलर से सी को जहाँ ये कट हो रहे हैं इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर लें। और ये भी नियरर टू बी सी देन टू सी डी है, तो ये डॉटेड लाइन बनेगी। अगर वो कहता है इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी बी एंड सी डी, फिर ये सॉलिड लाइन बनती। तो जो सेंसिबल और अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इन बातों को बहुत तवज्जो देते हैं और भूलते नहीं हैं।
तो उनके बहुत ज़बरदस्त मार्क्स एग्जामिनर लगाता है। अच्छा, ग्रास इज़ टू बी प्लांटेड ऑन एन एरिया ऑफ द फील्ड, द एरिया, सॉरी ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इसने शेड करवाना है, तो आपका शेड बनता है, नहीं ये मैयर करवा रहा है, एक मिनट देखते हैं कहाँ पे इसे लिखा हुआ है। अच्छा ये शेडिंग है, तो ये जगह शेड बनती है इसकी। और फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट फॉर्म्स द बाउंड्री फॉर द ग्रास, तो ये है 2.7, तो इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 50 कर देना है, तो ये आ गया मीटर्स में 135। क्वेश्चन 7 में ये यासिर ट्रेवल्स टू वर्क इधर बाय कार, बस, ट्रेन और बाइक, प्रोबेबिलिटीज़ उससे दी हुई हैं और एक पे बाइक पे पी लिखा हुआ है, तो ये सारी ऐड करें और इक्वल्स टू 1 कर लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है सारी। यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 0.22। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे, तो आपने क्या करना है, 0.26 इंटू 0.40 ये हो गया, तो एंड आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0.4 इंटू 0.6 ये भी उतना ही बनता है, ये भी एंड था तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इनको ऐड कर लें, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वर्क्स travels to work by bus at least once on Wednesday or Thursday, तो प्रोबेबिलिटी 0.40 है, तो बाय बस, नॉट बाय बस की 1 माइनस कर लें 0.4, तो ये नॉट बाय बस आ गई। अब प्रोबेबिलिटी बस एंड नॉट बाय बस, तो ये आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी नॉट बाय बस एंड बाय बस, तो बस एंड नॉट बाय बस, तो 0.4 इंटू 0.6 हो जाएगी, और ये नॉट बाय बस 0.6 इंटू 0.4, तो दोनों के आंसर सेम है, इनको ऐड कर लें, तो ये आ गया आपका 0.48। इसमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और टाइम आवर्स में दिया हुआ है, हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, यानी 9 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ आ जाएगा 7.5 माइनस 7 विच इज़ 0.5, तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 18। इसी तरह ये 23 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी 8 माइनस 7.5, तो ये आ गई दूसरी 18 डिवाइडेड बाय, ये आ गई इसकी 8 होल 3 और 4 माइनस 8 जो है वो 0.75 बनती है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 24। इसी तरह ये 10 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ आ गई हैं। अब इसके ऊपर हम बना लेते हैं, तो 7.5 यहाँ पर है, ये ब्लू में लिख रहा हूँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जहाँ तक है वो आप ले जाएं। इसी तरह फिर 7.5 से 8 की जितनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी वहाँ तक बार बना लें, फिर 8 से 8.75 वो यहाँ बनती है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जहाँ तक है वहाँ तक बना लें, फिर 8.75 से लेके ये 10 तक जाती है एक्चुअली। तो ये बन गई आपके फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ के बार्स। Yasir start work each day at 9 a.m. He is paid overtime if he works later than 5.15 p.m. Estimate the number of days he is paid overtime during these 70 work days.
अच्छा, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, वरना ये इतनी लंबी वर्किंग नहीं है इसकी। तो 9 से 5.15 तक 8.15 आवर्स है। आफ्टर दिस टाइम ओवर टाइम स्टार्ट्स। तो ये देखें 8.15 के बाद से, तो ये 8 और 8 होल 3/4 के बीच में है ना, जहाँ की फ्रीक्वेंसी 18 है। तो हमने क्या करना है, इसको 8.15 तक देखना है कि कितनी हमने इसमें काउंट नहीं करनी फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्लास के सेगमेंट्स कितने बनते हैं, यानी 8 होल 3/4 माइनस 8 0.75 है। तो इसमें 8 से 8 होल 3/4 तक इसको स्प्लिट करते हैं सेगमेंट्स में। तो यानी 8 to 8.75, तो 8.75 माइनस 8 3/4, यानी 4 तो ये टोटल लेंथ हो गई, तो 3 सेगमेंट्स हैं इसके ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर 4 मीन्स देयर आर टोटल 4 सेगमेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी जो है 18 है, तो डिवाइड बाय द न्यूमरेटर इसे करें जो कि 3 है, तो ये आ गया 6। तो इसका जो 4 टोटल सेगमेंट्स है, उसमें से एक सेगमेंट तो आ जाएगा 8.15 के लिए, यानी एक 6, फिर 2 6 बच गए। ये जो हमने 18 डिवाइड बाय न्यूमरेटर 3 के से जो 6 आया है, इन 3 सेगमेंट्स में 6 6 6 आया है, तो एक 6 आ गया 8.15 के लिए, और उसके अगले 2 6 आपने यूज़ करने हैं। तो ये रेस्ट ऑफ 2 6 विल बी काउंटेड। तो 6 + 6 12, और उससे अगले क्लास 10, तो 12 + 10 इज़ 22। तो ये नंबर एस्टिमेट है, नंबर ऑफ डेज ही पेड ओवर टाइम 22। क्वेश्चन नंबर 8 में एप्पल कॉस्ट $X per kilogram, oranges cost $Y per kilogram, total cost of 5 kg of apple and 10 kg of oranges is $40. Show that x plus 2y is equal to 8. तो 5x plus 10y is equal to 40, इसको डिवाइडेड बाय 5 करें तो ये बन जाता है x plus 2y is equal to 8, जो कि शो हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि total cost of 4 kg of apples and 3 kg of oranges is $19. Use simultaneous equations to find the cost of 1 kg of apples and of 1 kilogram of oranges. Show your working. तो इसके नीचे लिख लें दोनों इक्वेशन एक दूसरे के। अब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई बाय 1 करें, नीचे वाली को मल्टीप्लाई बाय 4, ताकि x सेम हो जाए। फिर साइन अपोजिट कर लें, तो फिर सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2.6। अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पिक करें, उसमें y की वैल्यू प्लेस कर दें, तो इससे x की वैल्यू आ जाती है 2.8। ये आंसर स्पेस में लिख लें। बी पार्ट में सॉल्व ये इनक्वालिटी। अच्छा, मिडल में जो है इसको दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों के लिए यूज़ करें, यानी -8 इज़ लेस देन 4 टाइम्स x - 3 और 4 टाइम्स x - 3 इज़ लेस देन 7। अब इनको सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ गया x इज़ ग्रेटर देन 1। इधर से ये सॉल्व करें, ये x इज़ लेस देन 4.75, तो x मिडल में लिख लें, लेस देन 4.75 ग्रेटर देन 1। ये आंसर है इसका। सी पार्ट में ये फ्रैक्शन है, इसमें आपको एलसीएम लेना है। ये दोनों ब्रैकेट्स हो गए, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 से। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सिंप्लीफाई करें, लाइक टर्म सॉल्व करें, ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म सिंप्लीफाई कर लें, फिर सबको एक तरफ ले जाएं केयरफुली। तो ए, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, ए की वैल्यू 2, बी -9 और सी -13।
तो ये वैल्यूज़ लिखी, सब कैलकुलेटर वाला है। प्लस माइनस 185√/4। एक दफ़ा ये सारा प्लस के साथ यूज़ करें कैलकुलेटर पे, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी। एक आ गई आपके एक्स की वैल्यू 5.65 और दूसरी वैल्यू आ गई -1.15। तो ये आंसर स्पेस में लिख लें। Question number 9 में the diagram shows the positions of three towns A, B and C. B is on the bearing of 072 degree from A. C is on the bearing of 150 from A. AB 300, AC 280. Find the bearing of A from C. तो पहले तो ये bearing mention कर लें, B from A, और C की 150 में यह कहीं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ये 150 है। अब bearing of A from C, तो C पे bearing बनाएं। तो ये क्लॉकवाइज फार्मूला ये आपने बतानी है सारी। तो ए पे जो नॉर्थ बना हुआ है, सी पे, ये दोनों पैरेलल हैं। तो दो पैरेलल लाइंस में जो अंदर एंगल होते हैं, इंटीरियर होते हैं, उनका सम 180 होता है। 180 में से आपने कर देना 150 को माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 30। अब 360 डिग्री में से ये 30 माइनस करेंगे तो बियरिंग आ जाएगी आपकी 330। कैलकुलेट बी सी। तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए लेंथ आप एंगल ए ट्राइंगल के अंदर वाला कर लें, फाइंड आउट। 150 में से 72 माइनस करें तो ये अंदर वाला एंगल ए पे आ जाएगा। ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ, तो दैट इज 78। अब आपने साइन रूल लगाना है इस पर, को साइन रूल। तो स्मॉल लेटर लेंस को शो करते हैं और कैपिटल लेटर्स एंगल्स को। तो ये जो है आपका वो हो गया बी सी का स्क्वायर। स्मॉल बी है 300 का स्क्वायर, स्मॉल सी है 280 का स्क्वायर, -2 इंटू 300 इंटू 280 कॉस ऑफ एंगल, ये है आपका 78। अब ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो आंसर आ जाएगा आपका बी सी जो है वो 365 किलोमीटर हो जाएगा। सी पार्ट में टाउन डी इज 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी, एंगल ए डी बी इज 120। फाइंड द टू पॉसिबल बियरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए। यू मे add lines to this sketch to help you। प्रोटेक्टर रखें और यहाँ पर 120 डिग्री एंगल मेजर कर लें, पॉइंट लगा लें, कोई हटा लें। अब दूसरी तरफ प्रोटेक्टर रखें, 120 डिग्री मेजर करें, प्रोटेक्टर हटा लें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ये 120 और ये एंगल 72 है, जिससे हमें बताया हुआ था, ये 145। तो ये हमने पॉसिबल बियरिंग बतानी है, ये मैं रेड से बना रहा हूँ। तो अंदर वाला एंगल नहीं है, वो गलती से 72 लिख लिया था। तो 145 ओवर साइन ऑफ ए ब्लैक एंगल, 300 ओवर साइन ऑफ 120। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें और एंगल ए आप निकाल लें 24.7। तो अब 72 में से ये अंदर वाला एंगल 24.7 माइनस करें तो ये बियरिंग आ जाएगी आपकी रेड वाली 47.3। अब ये जो बड़ा रेड है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये एंगल चाहिए हमें। तो 145 ओवर साइन ऑफ ए इक्वल्स 300 ओवर साइन ऑफ 120। ये तो फिर वैसी बात हो गई, तो इसका मतलब इसका एंगल भी वही है 24.7। तो अब आपने 72 में ये ऐड कर लेना है, तो आपके वो बड़ा रेड एंगल जो है वो आ जाएगा 96.7। तो ये आप आंसर स्पेस में लिख लें, ज़ीरो के साथ 2 डिजिट में 3 डिजिट में लिखा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ट्रायंगल बी। तो ए का कोई वर्टिक्स लें और बी के उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिक्स तक मूव करें। पहले एक्स में मूव करना है, फिर वाई में। तो ये ब्लू से मूव कर रहा हूँ मैं, तो ये आ गया -4। जब लेफ़्ट पे मूव करते हैं
एक्स में तो माइनस। अब ऊपर की तरफ काउंट करें तो ये 1 2 3 तो पॉजिटिव 3, तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर है। अब इसको डिस्क्राइब कर दें आप। ए ट्रांसलेटेड ऑन टू बी, ट्रांसलेशन वेक्टर इज -4 3। अच्छा, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। तो ये रिफ्लेक्शन है इन वाई एक्सिस, तो इसका तरीका आप सीख लें। ये छोटा सा एक्सिस बनाए, एक पॉइंट लें 1 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0 1 लें। अच्छा, अब इसको आपने ना मूव करना है, रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस लाइन में। तो 1 0 जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो ये हो जाएगा -1 0। अच्छा, अब वाई एक्सिस वाला जो 0 1 है उसको आपने रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस में, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बना हुआ है। बस कंप्लीट हो गई। तो अब आपने मैट्रिक्स कैसे लिखना है? 1 0 मूव कर गया -1 0 पे, तो आपने -1 0 पिक करना है। आपने हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है पिक करने के लिए कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट था 1 0, ये मूव कर गया -1 0 पे, तो आप भी मूव कर जाएं और -1 0 को पिक करें और ये कॉलम वेक्टर की शक्ल में लिख दें। ये मैंने आंसर स्पेस पे लिखा है -1 0। अब पिक करना है 0 1 को। अगर ये मूव कर गया होता तो हम भी उसके पीछे जाते, मगर ये क्योंकि कहीं नहीं मूव किया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल ऊपर है, तो इधर ही रहेगा। तो आप इसी को पिक कर लें और कॉलम वेक्टर में लिख लें 0 1, ये इस तरह। तो ये मैट्रिक्स है खुद से लिखने का, वरना टीचर्स जो हैं वो आपको लिस्ट दे देते हैं कि इसका रटा मारो, तो रटे में ये एक ही शक्ल के हैं, बहुत मिलते जुलते हैं, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये बेस्ट वे है, इसको सीख लें आप लोग। Triangle A is mapped onto triangle D by an enlargement with center 2 3 and scale factor 3. Draw triangle D. तो 2 3 पे इसको ये रेड मैंने बना दिया। अब इसको हर पॉइंट को ज्वाइन करके एक्सटेंड करें। अब कंपास रखें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से और खोलें पहले वर्टेक्स तक। तो ये आपका स्केल फैक्टर 1 काउंट हो गया। अब ये 1 हो गया, इतना ही आगे जाए 2 और उतना ही आगे जाए 3, तो ये आपका ब्लू पॉइंट हो गया। ये 3 के स्केल फैक्टर पे मूव कर लिया आपने। अब दूसरे वर्टेक्स के साथ यही काम करें, लाइन एक्सटेंड करें, कंपास खोलें वहाँ तक, ये 1 हो गया, इतना ही आगे जाएं 2, इतना ही आगे जाएं 3। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा लें। इसी तरह आप तीसरे वर्टेक्स के साथ भी यही काम करें, एक्सटेंड कर दें उसे ज्वाइन करके और कंपास खोलें, यहाँ तक ये 1, उससे आगे 2, उतना ही आगे 3। तो ये पॉइंट लगा, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपका डी बन गया। क्वेश्चन नंबर 11, पी इज द पॉइंट, दिस क्यू इज दिस, कैलकुलेट लेंथ ऑफ पी क्यू। तो लेंथ का फार्मूला लिखें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब वहाँ पे मैंने x1 y1 x2 y2 लिखा ताकि गलती ना हो। तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3, सॉरी x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 3 और y2 माइनस y1 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3। तो ये सॉल्व कर लें, ये आपकी लेंथ आ गई। फाइंड द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू तो y2 माइनस y1 ये आ गया, और अब इसका ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, इसका माइनस का अपोजिट प्लस और 4 का अपोजिट, यानी ये हो जाएगा 1 ओवर के। इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, पी के 3 माइनस 3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5।
तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, इसमें वैल्यूज़ पुट करें 3 प्लस 1 ओवर 2 और -3 प्लस 5 ओवर 2, तो 4 ओवर 2 विच इज़ 2 -3 प्लस 5 ये हो जाएगा 2 ओवर 2 विच इज़ 1, तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट में से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरेगा, तो अब इसकी इक्वेशन बनानी है, तो आप लिखें y माइनस वाई वन इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वन ये जो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के निकाले हैं उसमें y1 में आपने 1 लिखना है, m आप निकाल चुके हैं 1/4 और x माइनस 2 लिखते हैं। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 4, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू निकल आई। ये आप आंसर स्पेस में लिख लें 2y इक्वल्स एक्स प्लस 2। दैट्स इज, ये पेपर ख़त्म हो गया। मेरा नंबर है 00923214080645। कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।